जी अस्सलाम वालेकुम। हम मैथमेटिक्स का पेपर शुरू करने जा रहे हैं। पेपर 3 है, वेरिएंट 3 है। मई जून 2024 का पेपर है। आए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका आंसर हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक देना है। सॉल्व द इक्वेशन मीन के हमने जो अननोन वैल्यू होती है, यानी अननोन यहाँ x है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो समझ लें कि हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये इसका आंसर है 0.524। देखें ये आया कैसे, देखते हैं। ये इक्वेशन को रीराइट किया मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब एक्सपोनेंट में हमारा वेरिएबल हो और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने हो तो इजी वे यही होता है कि आप दोनों तरफ लॉग ले लें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। और इसका ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बन जाएगा, शुरू में आ जाएगा और लॉग लगेगा 8 पे। और ये दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये लॉगरिथम जब लैदा लगाया जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाती है। जो एक्सपोनेंट है वो कोफिशिएंट बन जाता है। ये -2x कोफिशिएंट बन गया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये देखें कि हमारे पास, अच्छा इसके बाद ये देखें कि x अननोन वैल्यू यहाँ भी है, ये x की वैल्यू यहाँ भी है। तो आप ऐसे करें कि इस x की वैल्यू को ये आप इस तरफ ले जाएं। ये क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है -2x ln5, ये पूरी की पूरी टर्म उस तरफ जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। और इधर 6x नेगेटिव ln8 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये टर्म और ये टर्म एक तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों में वेरिएबल नहीं है तो इनको आप एक तरफ कर दें। तो इसके बाद ये देखें कि x कॉमन ले लें, आप x कॉमन ले लिए, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है। तो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। आप इसको उधर जाकर डिवाइड कर दें। इसको सिंपली आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है तो 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू तक आपने ये 0.524 इसका आंसर लिख सकते हैं। नहीं जी, इसका क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 2 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व दिस। ये कर्व हमें दिया हुआ है, एक स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने का स्टेशनरी पॉइंट होता क्या है वैसे देखें कि स्टेशनरी पॉइंट ये होता है कि हमारा जो कर्व है, कुछ भी फर्ज करें, ये कोई इक्वेशन दी हुई है, इसका अगर कर्व बनाए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, सपोज ये कोई कर्व बनता है, तो जहाँ जहाँ ये टर्निंग पॉइंट है ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। ये टर्निंग पॉइंट्स भी है, स्टेशनरी पॉइंट्स हैं ये। तो इन पॉइंट्स पर हमारा जो टेंजेंट है, टेंजेंट मीन डिफरेंशियल जो होता है वो स्लोप होती है टेंजेंट की। तो इक्वेशन इनकी जो स्लोप्स होती है, टेंजेंट की स्लोप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस 0 होती है, यानी कि इसका डिफरेंशियल कह लें या स्लोप कह लें, ये 0 होता है। तो हमने सिंपली अब करना ये है कि इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, डिफरेंशियल लेकर इक्वल टू 0 कर देंगे। जो वैल्यू निकलेगी वो इसकी स्टेशनरी वैल्यूज़ होंगी। देखें इसका डिफरेंशियल लेते हैं। इक्वेशन को रीराइट किया, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ इसका डिफरेंशियल ले लिया। अब यहाँ दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम u इंटू वी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल का प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई किया। अब साइन का डिफरेंशियल कोस होता है और एंगल अगेन डिफरेंशियल होता है। 2x का डिफरेंशियल 2 हो जाएगा। और यहाँ e ऑफ x का डिफरेंशियल e ऑफ x ही होता है और पावर अगेन डिफरेंशियल, एक्सपोनेंट की पावर e की पावर अगेन डिफरेंशियल होती है और ये 2 आ गया। और यहाँ ये देखें e2 ऑफ x और 2 दोनों में कॉमन है, आप ये कॉमन ले लें, अंदर ये बचता है। टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट पुट dy और d ऑफ x, हमने ये पहले ही बताया था कि हम डिफरेंशियल लेकर उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। dy और d ऑफ x की ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, इसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो ये समझ लें कि ये हमारा एक फैक्टर बने हुए हैं दो। तो यहाँ फिर दो प्रोडक्ट्स की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो, दोनों में से एक 0 होता है। यहाँ तो ये 0 है, यहाँ फिर ये 0 है। अगर इसको 0 माने हम तो x की वैल्यू क्या होगी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम एक्सपोनेंट, क्योंकि हमारा x की वैल्यू वो एक्सपोनेंट बनी हुई है, तो जब एक्सपोनेंट में वेरिएबल हो तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो लॉग लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लिया।
क्योंकि इधर जीरो का लॉग लेना पड़ेगा, जीरो का लॉग जो होता है अनडिफाइंड होता है, इस यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब इसका देखते हैं कि इसमें अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लें। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos ऑफ थीटा, cos 2 थीटा से cos 2x है यहाँ एंगल की जगह, cos 2x से इसे भी डिवाइड करें, cos 2x से इसे भी डिवाइड करें, तो cos 2x से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, cos 2x से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाएगा। इसको उस तरफ ले जाएं, tan 2x इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। और अब ये देखें कि टेंजेंट हमारा नेगेटिव कहाँ होता है। टेंजेंट हमारा या तो सेकंड में नेगेटिव होता है या फर्स्ट में नेगेटिव होता है, और 1 जो होता है वो 45 एंगल पे होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास 135 एंगल एक बनता है, यानी 3π/4 कह देंगे आप, और इसको आप नेगेटिव π/4 कह देंगे। तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो क्योंकि उसने जो रेंज दी हुई है 0 to π/2 दी हुई है, तो हम π/2 तक की वैल्यू अगर लेते हैं तो अब ये देखो ये ये पॉजिटिव में आता है, 3π/4 की वैल्यू इस रेंज के अंदर आती है हमारी। हम ये चूज़ कर लेंगे, और ये क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव रेंज में नहीं आ रहा गिवन रेंज में, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास हम नेगेटिव वाले को छोड़ देंगे और पॉजिटिव वाले को ले लेंगे। 3π/8 जो है वो π/0 to π/2 में आता है, तो इसको हम ले लेंगे। यानी ये डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बनती है, ये तो 3π/4 तो इस रेंज में नहीं आता, मगर x की वैल्यू हमने तो x की वैल्यू देखनी ना, तो ये जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वो इस रेंज में आती है, तो वो आप ले लेंगे इसे। तो देखें कि हमारे पास अब ये तो x के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मगर उसने कहा था पॉइंट्स निकालने, स्टेशनरी पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट से नहीं हमें y भी निकालना होता है। तो x की वैल्यू जब हम इस फंक्शन में, गिवन फंक्शन में हम पुट कर देंगे, तो y का फंक्शन ये है, तो y हम यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ आप पुट करें x की वैल्यू, तो 3π/8 यहाँ पुट करें, 3π/8 यहाँ पुट करें, ये तीनों जगह पे हमने गिवन फंक्शन में 3π/8 और 3π/8 यहाँ पुट किया। और ये कैलकुलेटर का काम है, आपने कैलकुलेट करना है, तो आपके पास y की वैल्यू ये आ जाती है। तो ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट निकल आया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्क्वायर रूट्स ऑफ 24 - 7 आयोटा कैन बी एक्सप्रेस इन द कार्टेशियन फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी इसका स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको x प्लस आयोटा फॉर्म में लिखना है, वेयर a एंड b आर रियल, जबकि ये दोनों रियल हैं। बाय फर्स्ट फॉर्मिंग आ स्क्वायर बाय फर्स्ट फॉर्मिंग आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और y, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस एग्जैक्ट कार्टेशियन फॉर्म। देखें हमने 24 - 7 आयोटा, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि इसको हमने इस फॉर्म में लाकर रखना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देखें आप स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, 24 - 7 आयोटा आता है। इसका स्क्वायर ओपन करें तो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये आयोटा के ऊपर स्क्वायर, ये आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, तो वाई स्क्वायर माइनस हो गया। और यहाँ इसको बेहतर करके लिख लेते हैं 2 आयोटा xy। अब देखिए इसका रियल पार्ट, ये पूरा रियल पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है 2xy, आयोटा के साथ जो होता है वो सारा इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ आयोटा के साथ जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट -7 है। तो ये देखें कि इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से आप कंपेयर करें तो -7 2xy आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दें। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो -7 और 2y निकलती है, और इसकी x में आप पुट कर दें। इसके x में जब पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे y के लिए, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्वाड्रेटिक फार्मूला लाकर जब सॉल्व करेंगे तो y की 2 वैल्यूज बनती हैं। ये y की दोनों वैल्यूज हम बारी बारी इसमें पुट करते हैं।
y की ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, x की एक वैल्यू बनेगी, y की ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x की एक और वैल्यू बनेगी। देखिए इसको नेक्स्ट में पुट करते हैं। इस पेपर में हम आ जाएं जी, वाई स्केयर की वैल्यू हमारे पास एक ये निकली थी, एक ये निकली थी, ठीक है। अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ तो y की वैल्यू प्लस माइनस ये बनती है, और इधर स्क्वायर रूट लें तो ये बनती है। तो अब y की वैल्यू जब x की वैल्यू में हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है, यानी y की ये वैल्यू रखने से हमारे पास x की वैल्यू, हमारे पास x की दो वैल्यूज निकली हैं। और यहाँ से देखें कि आप y के अंदर ये y की वैल्यू अगर x के अंदर आप पुट करते हैं यहाँ, तो x की ये वैल्यू बनती है। तो इसे बेहतर फॉर्म में जब करेंगे x की ये वैल्यू बन जाएगी। तो देखो कि आप इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास, अच्छा यहाँ x की वैल्यू हमारे पास निकली है, इमेजिनरी निकली है। जब उसने कहा था x और y दोनों रियल है तो इमेजिनरी को हम इग्नोर कर देंगे। x की वैल्यू ये दो निकलती है, इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। और पीछे अगर आप जाते हैं यहाँ, तो आप ये देखें कि y की वैल्यू यहाँ हमारे पास एक इमेजिनरी है, एक रियल है। ऊपर उसने ये कहा था कि x एंड y दोनों रियल है, तो यहाँ से इमेजिनरी वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे, y की वैल्यू 1/√2 ये ले लेंगे। और यहाँ हम x की वैल्यू, ये दोनों ही रियल वैल्यूज हैं तो ये दोनों ही ले लेंगे। तो आप ये देखें कि x, इसको अगर आप इसके साथ मिक्स करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, x प्लस योटा वाई, यहाँ x ये है प्लस योटा वाई। इसको अगर आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो और x दूसरी वैल्यू ये है हमारे पास, और प्लस योटा वाई दूसरी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं इसकी। तो ये दोनों वैल्यूज हमने इसकी ये प्लस माइनस की फॉर्म में, इसकी एक वैल्यू हमारे पास y की ये थी, ये इमेजिनरी है, इसको हम छोड़ देंगे, ये रियल ले लेंगे। ये दोनों रियल है, ये ले लेंगे, ये इमेजिनरी छोड़ देंगे। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि x की ये पॉजिटिव वैल्यू आप अगर इसमें पुट करते हैं तो y की ये पॉजिटिव वैल्यू x में पुट करते हैं तो x पॉजिटिव हमारे पास, पॉजिटिव पुट करने के साथ आपके पास क्या आता है, और जब नेगेटिव पुट करते हैं तो ये आता है। जब आप पॉजिटिव पुट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आती है। जब आप यहाँ y की नेगेटिव वैल्यू इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू में, तो आपके पास यहाँ x नेगेटिव निकलता है। पॉजिटिव पुट करने से नेगेटिव आता है और नेगेटिव पुट करने से y x पॉजिटिव आता है। तो ये x प्लस योटा y की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, ये x प्लस योटा y की फॉर्म ये भी बन गई, और x प्लस योटा y की फॉर्म हमारे पास ये भी बन गई। ये दो फॉर्म्स हमारे पास बनी हैं, ये दोनों इसके आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें y एक्सिस नहीं दिया हुआ बल्कि एल एंड वाई दिया हुआ। ये जो वर्टिकल लाइन है हमारी, ये y एक्सिस के बदले इस यहाँ जितनी भी वैल्यू है एल एंड वाई की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है पहले वाली ये एल एंड वाई की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस तो x की वैल्यू है। इसी तरीके से ये x की वैल्यू है और ये एल एंड वाई की वैल्यू है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि द वेरिएबल x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन, x और y दो वेरिएबल हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वेयर k एंड c आर कांस्टेंट, ये दो k और c दोनों कांस्टेंट हैं। द ग्राफ ऑफ एल एन अगेंस्ट x, यानी कि एल एन वाई एक्सिस अगेंस्ट x एक्सिस होता है, यहाँ एल एन वाई अगेंस्ट x एक्सिस है। इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये दो पॉइंट से हमारी स्ट्रेट लाइन पास करती है, शोन इन द डायग्राम। फाइंड द वैल्यू k एंड c, गिव ईच वैल्यू करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर ये हम यहाँ इसमें x दोनों तरफ लोगरिथम लेते हैं, लोग लें दोनों तरफ, तो देखें एक्सपोनेंट हमारा जब जो अननोन वैल्यू हो वो एक्सपोनेंट बन जाए तो उसको फिर लोग लेकर हम नीचे ला सकते हैं। तो दोनों तरफ लोग लिया तो ये एक्सपोनेंट cx से हमारा प्रॉपर्टी यूज करें लोगरिथम की तो कोफिशिएंट बन जाता है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लोगरिथम की प्रॉपर्टी के मुताबिक जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी वो अलग-अलग लोग लेने से वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो
एल एन के प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू सी ऑफ एक्स। तो एल एन ई हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ सी ऑफ एक्स बचा। तो एल एन के की वैल्यू हमारे पास एल एन वाई को उस तरफ ले जाओ, ये नेगेटिव हो जाती है। तो अब यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज, बल्कि एक्स की वैल्यू हमारे पास ये जो पहले लिखी होती है वो एक्स की वैल्यू होगी, एल एन वाई की वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है ये एल एन वाई की वैल्यू है। एल एन वाई की वैल्यू यहाँ हमारे पास 0.32 दी हुई है, ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये 2 पॉइंट से पास करती है और इस कर्व की इक्वेशन यहाँ दी हुई है, तो जाहिर है ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ ये पुट कर दी, एल एन वाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, इसी तरह के दूसरा पॉइंट भी हमने पुट कर दिया इसी इक्वेशन के अंदर। तो ये पॉइंट पुट किया है पहले वाला, तो ये इक्वेशन बन गई। ये पॉइंट पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, तो ये बन गई। एल एन के इसके इक्वल है, एल एन के इसके इक्वल है, दोनों एल एन के हैं लेफ्ट साइड पे इक्वल हैं, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। हमने राइट साइड दोनों की इक्वल कर दी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। ये जो सी की वैल्यू है ये दोबारा हमने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ये सी की वैल्यू निकाली है। हम अगर इस फर्स्ट में पुट कर देते हैं सी की वैल्यू, तो हमारे पास के की वैल्यू एल एन के ये निकल आता है। तो बाद में हम एल एन के की वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग लेंगे, तो हमारे पास 6.5 आ जाएगा। तो ये के, ये उसने सी और के की वैल्यू कहा था हमें निकालने के लिए, के की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू हमारे पास ये है। ये हमारे पास सी की वैल्यू निकल आई है और ये हमारे पास के, दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास ये निकल आई है। जी आए क्वेश्चन नंबर 4 से हम अब 5 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन ये है एक्सप्रेस, ये हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है अलजेब्रिक फॉर्म में इन द पार्शियल फ्रैक्शन। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर आना है। देखें, पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हम ये देखते हैं कि ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री दोनों की सेम है, तो उसे या ऊपर वाली बड़ी हो या सेम हो तो डिवाइड करना पड़ता है। अगर ऊपर वाले का डिग्री हमारे पास यानी न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तब डिवाइड नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब सेम है। तो आप इसको एक्सपेंड करके देखें कि सेम नज़र आ रही हैं, तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने का यही तरीका है कि सिंपल जो हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, इसको अंदर रखें और इसको बाहर रखें, तो इसको डिवाइड करके देखें। ये इनका इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो आपको एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो सेम करना पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 6 बन जाएगा और ये 3 सब से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6x के -3x-3 और साइन बाद में ये पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। साइन चेंज करके ये देखें अपोजिट साइंस हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x + 3x से निकल जाए तो 1x बचता है, ये दोनों पॉजिटिव है तो 5x हो जाएगा। ये डिवाइड हो गए। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये लिख दिया हमने। अब ये पार्ट अगर आप दोबारा लें तो आप ये देखें कि अब हमारे पास न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री अगर x से मल्टीप्लाई हो तो x स्क्वायर है, ये 1 है, ये लीनियर है, ये स्क्वायर है। तो अब ये हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ला सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका ये है कि ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, यहाँ a ओवर x-1 लिख दें प्लस b ओवर ये लिख दें और इसका एलसीएम लेने के बाद कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट कर लें, या फिर आप x = इसको देखें, इसको आप देखें कि x-1 = 0 है तो x = 1। ये x = 1 अगर आप इसमें पुट कर देते हैं पूरी इक्वेशन में तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो ये 1 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 = 3a, तो यहाँ से a की वैल्यू ये निकल आती है। अब इसको लें आप, अगर आप 2x + 1 = 0 करते हैं, x = -1/2, अब x = -1/2 अगर आप इसमें पुट करें तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ रखें तो -3/2 आता है, ये -3/2 रेसिप्रोकेट होकर हमारे पास ये तो 0 हो जाता है, यहाँ रखेंगे तो -3/2 बन जाएगा। तो अब b की वैल्यू हमारे पास से 2 से कैंसिल हो जाता है, b की वैल्यू -3 आती है।
तो ये ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है और ए की वैल्यू हमारे पास ये है। ये ए और बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाता है 2/x-1 और ये बी की वैल्यू -3/2x+1। क्योंकि हमने इसकी वैल्यू में यहाँ पुट की है तो ये पूरा इसकी हमने तो इसका निकालना था, तो 3 प्लस ये पूरे का पूरा इसके इक्वल है। तो ये पूरे का पूरा हमारे पास 3 प्लस इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने किया है वो यहाँ लगाकर हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन एन आर्गन डायग्राम शेड द रीजन हुज पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर z विच सेटिस्फाई द बोथ इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी दी हुई है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। देखें z में से जो माइनस हो रहा होता है ये सेंटर होता है और इधर जो लिखा होता है रेडियस होता है। तो इसमें से माइनस क्या हो रहा है, इसमें से माइनस अगर आप इसे इस तरह लिखना चाहें z -4 -3 योटा को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + योटा y और -4 3 और इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी ये जो माइनस हो रहा है ये सेंटर है और ये हमारे पास ये सेंटर है, C फॉर सेंटर और R फॉर रेडियस। तो सेंटर हमारे पास 4 3 है, ये सेंटर है और रेडियस हमारे पास क्या है 2 का रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक आप देखें कि ये 2 का रेडियस है, ये 2 का रेडियस है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 6 ये 2 है। तो ये 2 का इस सेंटर से आप 2 का रेडियस मिलाकर एक सर्कल बना दें, ये सर्कल की इक्वेशन देने का तरीका है। उसके बाद कह रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ एक लाइन है जो अब ये पॉइंट क्या है 2 और 1, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं z -2 माइनस योटा, ठीक है, लेस देन π/3 है। तो z को आप x + x योटा लिख सकते हैं, -2 1 लिख सकते हैं, ठीक है, तो लेस देन π/3। अब पॉइंट 2 1 है, यानी ये 2 और ये 1 है और इस पर एक लाइन टेंजेंट लाइन है, एक लाइन आप ड्रॉ करें जो एंगल x एक्सिस से π/3 बनाती है, तो ये एंगल ये बनता है। इस पॉइंट पर ये एंगल बनाती हुई ये एक लाइन गुजरती है। अब इस रेडियस से कम मगर इस लाइन से ऊपर, यानी ये सर्कल जो है ये रेडियस से इस रेडियस, ये रेडियस हमारे पास है, इससे नीचे रहना है मगर इस लाइन से ऊपर रहना है। तो इस एरिया को हमने शेड करना था, ये एरिया शेड हो गया। नहीं जी, ये इसका ए पार्ट था और अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। कैलकुलेट द बी पार्ट है इसका, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z फॉर द पॉइंट इन दिस रीजन। इसका ग्रेटेस्ट एंगल आर्गूमेंट का ग्रेटेस्ट क्या होगा, यानी ये हमारे पास रीजन है पूरा, इसका अगर यहाँ सेंटर से यहाँ तक ये लोएस्ट एंगल बनता है, जो इसको टच करता है वो गुजर जाता है और ये सेंटर से गुजरता है। मजीद आगे जाए तो यहाँ से, इससे आगे आप करेंगे तो ये रीजन से आउट हो जाएंगे। ये रीजन को टच करता हुआ जहाँ तक गुजरता है ये लाइन, ये ग्रेटेस्ट एंगल बनाता है। ये क्या करता है, ग्रेटेस्ट एंगल बनाता है। मगर हम ये देखें कि इसको ये पूरे का पूरा एंगल दो हिस्सों में निकालेंगे हम। एक तो इसको सेंटर के साथ मिला देते हैं, ये रेडियस 2 है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट जो होता है रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है और ये सेंटर के साथ मिल रहा है, ये रेडियस है। तो आप ये देखें कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आप यहाँ से देखें ये 4 3, यानी 4 ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और 3 वर्टिकल लाइन होती है। ये 4 और 3 बेस और परपेंडिकुलर, इसका सम ऑफ द स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5। अब हमने ये एंगल निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन एंगल निकल आता है। साइन अल्फा हमारे पास 2/5 की इक्वल है, तो अल्फा हमारे पास साइन इनवर्स कर दें तो ये आ जाता है। अब अगर ये पूरा एंगल दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था हमने, अल्फा और बीटा, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल दें तो ये हमारे पास पूरे का पूरा एक थीटा एंगल बन जाता है जो ग्रेटेस्ट एंगल है। तो ये एंगल आप बीटा कैसे निकालें, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये
परपेंडिकुलर ये बेस है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करें आप तो कॉस बनता है। तो कॉस बीटा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कर्ली ब्राउन हेयर, तो बीटा हमारे पास कॉस इनवर्स 4/5 आता है। ये दोनों का सम, इस एंगल का अल्फा और बीटा दोनों का आप सम करें, अल्फा प्लस बीटा, इसको आप थीटा कह दें। तो अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये है, और बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अल्फा की वैल्यू अल्फा की जगह लगा दें और बीटा की वैल्यू बीटा की जगह लगा दें, तो दोनों का सम जो है तो थीटा की इक्वल है। इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो इसको आप थीटा कह दें 1.06। ये 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू तक हमने इसका आंसर निकाली। ये ग्रेटेस्ट एंगल है जो इस रीजन के, अब ये रीजन क्या है, ये असल में ये सर्कल है, ये सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। वो पेंसिल से हुआ था, मैं पेन से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये नज़र भी आए। ये नहीं, ये रीजन था इसका ग्रेटेस्ट एंगल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रेटेस्ट एंगल जो बनता है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो ये बनता है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 21। ये हमें क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, और शो दैट x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का ये फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रूट क्या है, x प्लस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7, इस x की वैल्यू माइनस 7 है। तो ये x की वैल्यू ये माइनस 7 इसको सेटिस्फाई करेगी अगर ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो 0 आना चाहिए। ये को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी x प्लस 7 इसको डिवाइड भी करेगा, इसका फैक्टर भी होगा। अब देखें कि ये इसका फैक्टर है क्योंकि 0 आ गया। तो बी पार्ट में कहता है फाइंड द क्वेश्चन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x प्लस 7। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, इसको यहाँ रख देते हैं, x प्लस 7 यहाँ इसको बाहर रख के डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं इसको डिवाइड करें, जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो आता है वो क्वोशिएंट होता है, जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर तो 0 आएगा, ये हम ये पार्ट में कर चुके हैं कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर मीन इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो ये क्योंकि वहाँ 0 आया था इसका मतलब ये पूरा पूरा इसको डिवाइड करेगा, नीचे 0 आएगा। और ऊपर क्या आना है ये हम पता कर लेते हैं। ये देखें कि आप अगर x को x का यहाँ ये x स्क्वायर 8 है, और इस x को 8x स्क्वायर बनाने के लिए 8x स्क्वायर 8x क्यूब बनाने के लिए इस x को 8x क्यूब बनाने के लिए 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब बन जाएगा, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव है, इनके साइन चेंज करके आप इन्हें कैंसिल कर दें। और 54 पॉजिटिव है, माइनस 56 नेगेटिव है, दोनों एक्स स्क्वायर के ऑप्शन हैं, तो ये दोनों में से अगर निकाल दें 56 और 54 ये बचता है माइनस 24 एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों भी नीचे उतार लें आप। अब यहाँ ए एक्स है, इसको मैंने बनाना है माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो मैंने माइनस 2 एक्स से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास ये माइनस 2x स्क्वायर इंटू माइनस 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 14x आ जाएगा। ये सेम इनके साइन चेंज करें, ऑपोजिट साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वैल्यूज सेम हो तो, साइन पॉजिटिव हो तो। अच्छा ये प्लस से ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 21। फर्दर आप देखें कि ये सिंपल इसको माइनस 3 से मैं माइनस 3x से इसको माइनस 3x कैसे बनेगा, जब मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी माइनस 3x बन जाएगा, ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस 21 बन जाएगा। साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है, 0 आ जाता है। ये ऊपर जो हमारे पास बचा है ये क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट ऑफ 8x के माइनस 2x माइनस 3 ये हमारे पास ये इसका क्वोशिएंट आ गया। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। ये अभी 7 का सी पार्ट चल रहा है, ए भी हमने कर लिया है, अभी 8 क्वेश्चन नहीं है, ये इसका तीसरा पार्ट है। हैंस सॉल्व द इक्वेशन। देखिए रेंज हमें दी हुई है 0 से 360 तक,
थीटे की, और ये इक्वेशन दी हुई है। आप देखें कि कॉस थीटे की जगह हम अगर एक्स पुट कर दें तो ये सारी पिछली वाली इक्वेशन बन जाती है, जिसका एक्स प्लस 7 एक फैक्टर था और ये उसका क्वेश्चन था। ये फैक्टर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करें तो ये ही इक्वेशन बन जाती है। आप ये देखें कि ये इक्वेशन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाती है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तो आप ये देखें कि हमने एक्स कॉस को जब एक्स में कन्वर्ट किया तो वही इक्वेशन बन गई। इसके हमने ये डिवाइजर था, ये क्वेश्चन था, और रिमाइंडर 0 निकलता हो तो क्वोशंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दें। और ये फर्दर आप देखें मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है इसकी, माइनस इसकी मिड टर्म सिंपल मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। तो अब ये 3 फैक्टर्स हैं, यहाँ ये इक्वल टू 0 है, यहाँ फिर ये 0 होगा, ये 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -7, ये 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 3/4, ये 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1/2। और cos किसके को रखा हुआ है, हमने cos को लेट किया हुआ है, x को हमने लेट किया हुआ cos ऑफ थीटा, तो x की जगह cos ऑफ थीटा लगा दें, जहाँ जहाँ x से cos ऑफ थीटा लगा दें। हमने एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है कि एंगल निकालें, अननोन यहाँ एंगल थीटा है, थीटे की वैल्यू निकालनी है। तो cos को उस तरफ ले जाएं, थीटे की वैल्यू निकल आती है, cos इनवर्स हो जाता है, यहाँ भी cos इनवर्स हो जाएगा, यहाँ भी cos इनवर्स और थीटे की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ मसला ये है कि ये 0 to 360 उसने हमें रेंज दी हुई है, और cos हमारा पास नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से देखेंगे ये निकलेगी, और इसकी ये पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, यहाँ हमारे पास फोर्थ में ये एंगल निकलेगा। और इसकी बात कर रहे थे, तो इसी तरीके से हमारे पास ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव होगा, सेकंड और थर्ड में ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी। और अब हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 वैल्यूज आती हैं हमारे पास। तो ये -7 जो है ये क्योंकि ये इसका नो सोल्यूशन है, कैलकुलेटर से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका सोल्यूशन आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें 2 वैल्यूज निकल आएंगी। इसी तरह से इसकी भी नेगेटिव की वजह से 2 वैल्यूज ये निकलेंगी, ये 4 वैल्यूज निकलेंगी और यहाँ नो सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है x प्लस 3 cos 2x माइनस √3 sin 2x इन द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म है। इस फॉर्म को अगर आपको गौर से देखें ना, इसको एक्सपेंड करते हैं ज़रा, cos 2x प्लस अल्फ़ा ये इक्वल होता है cos अल्फ़ा, ये 2x cos 2x cos अल्फ़ा माइनस साइन 2x साइन अल्फ़ा। तो अगर ये फॉर्म हो तो इसको हम क्लोज करके इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको एक्सपेंड करें तो ये बन जाती है। तो ये चीज़ बनाने का तरीका ये होता है कि ये cos और साइन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको आप एक को बेस बना लें, एक को परपेंडिकुलर बना लें। अगर तो आपने इसको cos में लिखना है, यानी यहाँ साइन भी तो हो सकता है, अगर तो cos में कन्वर्ट करना है तो cos के कोफिशिएंट को आप बेस बनाएं। अगर यहाँ साइन बनाना है आपने तो cos के कोफिशिएंट को आप परपेंडिकुलर बनाएं। तो cos से यहाँ हमने क्योंकि cos में कन्वर्ट करना है तो cos के कोफिशिएंट को हम बेस बनाएंगे और साइन के कोफिशिएंट को हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। और यहाँ क्योंकि यहाँ अल्फ़ा कर देते हैं, और यहाँ ये रेडियस होता है हमारे पास, और रेडियस किसके इक्वल होता है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर इज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास ये रेडियस आ जाता है, हाइपोटेन्यूज आ जाता है। ये हाइपोटेन्यूज के साथ आप ऐसा करें कि, यानी इसको मैंने कहा था a कह दें, इसको हम b कह दें, तो ये cos इसको आप थीटा कह दें, तो ये एक फॉर्मेट बन जाता है। अगर मैं ए बी है r से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो चीज़ है a/r ये cos ऑफ अल्फ़ा है, cos ऑफ अल्फ़ा, और b/r ये sin ऑफ अल्फ़ा है। ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर वगैरह सम पीपल हैव। तो ये
कोस अल्फा कोस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, तो ये तो क्लोज होकर कोस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा बन जाता है, तो कोस थीटा प्लस अल्फा, और ये रेडियस आर बाहर वैसे ही पड़ा हुआ है। और अगर आप इसका टेंजेंट लेना चाहें तो बेस परपेंडिकुलर बेस करें तो आपके पास टेंजेंट किसके इक्वल आ जाता है, अल्फा टेन अल्फा आ जाता है बी ओवर ए के। अगर अल्फा निकालना चाहते हैं तो टेन को उस तरफ ले जाएं, तो ये आपके पास टेंजेंट निकल आएगा, ये आपके पास आ जाता है बी ओवर ए। अच्छा जी, अब ये देखें कि r जो है हमने r की वैल्यू 2√3 निकाली, इसकी जगह r की वैल्यू आप पुट कर दें, a की वैल्यू जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू जो b की वैल्यू है यहाँ पुट कर दिया हमने, r की वैल्यू की जगह r की वैल्यू पुट कर दी। और ये जो चीज़ है आप देखें 3 ओवर ये r की वैल्यू हमारे पास 2√3, तो 3 ओवर ये कोस बन जाता है और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ये साइन बन जाता है हमारे पास। इसकी जगह आप साइन अल्फा लगा सकते हैं, इसकी जगह आप कोस अल्फा लगा सकते हैं। तो इसको ये तो फार्मूला होता है कोस, अगर अल्फा 2x है कोस अल्फा कोस 2x माइनस साइन अल्फा साइन 2x, ये तो कोस 2x प्लस अल्फा की एक्सपेंशन होती है। तो अल्फा अब कहाँ से, ये अननोन है, x तो उसने दिया हुआ क्वेश्चन में x दिया हुआ है, तो आंसर के अंदर हम कोई भी अननोन चीज़ नहीं रख सकते, तो अल्फा की वैल्यू से बतानी पड़ेगी हमें। तो ये देखें कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो आप टेंजेंट की वैल्यू आप ये देखें कि हमारे पास √3/3 है, यानी कि √3/3 को आप जब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/√3 आ जाता है। तो 10 इनवर्स लेंगे 1/√3 का π/6 आता है, तो इसकी जगह आप π/6 लगा दें। तो हमने इसको आप ये देखें इस पूरे को, ये कौन सी फॉर्म है, ये r cos 2x प्लस अल्फा, ये r cos 2x प्लस अल्फा है, जबकि ये r है हमारे पास और ये अल्फा है। ये इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ये फॉर्म है इसकी। इस फॉर्म यानी ये फॉर्म कंपेयर करें तो ये ऐसी नज़र आती है, जबकि अल्फ़ा और r की वैल्यूज़ भी हमने पुट कर दी, वेयर r ये है और अल्फ़ा ये है। नहीं जी, ये आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इसके 8वें के बी पार्ट की तरफ, बी पार्ट है हैंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस सिंप्लीफाइंग योर आंसर। अब देखें प्रीवियस रिजल्ट को आप यूज़ करें कि इस पूरी की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो 1/cos को जो होता है आप, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये cos स्क्वायर बन जाएगा, और cos स्क्वायर 1/cos जो होता है सीकेंड होता है, तो ऊपर क्योंकि स्क्वायर भी पड़ा होता है ये सीकेंड स्क्वायर बन जाता है। और सीकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है वो टेंजेंट होता है, और एंगल का डिफरेंशियल से डिवाइड करना होता है। ये सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल 10 होता है और एंगल का डिफरेंशियल 2 बनता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, और 0 to π/12 ये लिमिट उसने हमें दी हुई है। अब सिंपल आपने x की जगह π/12 लगा दें और इसकी जगह 0 लगा दें, और ये सिंपल आप पहले π/12 लगा दें फिर 0 लगा दें और इसे सिंपली सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्यूबाइड दिया हुआ है हमें, तो कंटेनर इन द शेप ऑफ द क्यूबाइड, ये एक कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड कंटेन करता है, इसकी शेप को क्यूबाइड है, हैज़ अ स्क्वायर बेस, इसकी बेस स्क्वायर है, x/s इसकी स्क्वायर बेस है, साइड x/x है, एंड हाइट जो है इसकी 10 - x है। इट इज़ गिवन दैट x वेरीज विद टाइम t, टाइम के हिसाब से अगर इसका लिक्विड डिक्रीज करता जाता है तो इसकी हाइट भी कम होती चली जाएगी, डिपेंड ऑन टाइम। अगर यहाँ से किसी लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो टाइम के हिसाब से इसकी हाइट डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी बेस तो वही रहेगी। वाटर जो है लिक्विड वो पूरी बेस पर फैला रहता है, वर्टिकली हाइट वाइज कम होता है। द कंटेनर डिक्रीज इन वॉल्यूम एट द रेट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टी, जो हमारा वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टी है, यानी वो ये बता रहा है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू टी,
इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी डिक्रीज, माइनस का मतलब ये डिक्रीज करता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब कि 1/t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर इसका प्रोपोर्शनैलिटी हम ख़त्म करके इसको डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये के टाइम यानी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बन जाती है। और आगे जाकर वो कहता है कि कंटेनर डिक्रीज द वॉल्यूम रेट विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू पी टी व्हेन टी की वैल्यू भी दी हुई है, एक्स की वैल्यू भी दी हुई है और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज एक्स इज दिस, ये भी दिया हुआ है। ये आगे जाकर हमारे काम आएगा। शो दैट एक्स एंड टी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेटिस्फाई करते हैं, हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखानी है उसको। अब वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम किसके को होता है, लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वॉल्यूम की इक्वेशन बन जाती है। और हमने निकालना है हमने डी वी और डी टी निकालना है इसका, मगर उससे पहले हम, क्योंकि ये इक्वेशन डी वी और डी एक्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो इसको डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं हम। डी एक्स ओवर डी टी इक्वल होगा डी एक्स ओवर डी वी ओवर डी टी, वी से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये देखें, क्योंकि हमने डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकालनी, डी एक्स ओवर डी टी के हिसाब से चल रहे हैं। वॉल्यूम हमने खुद इसमें इन्वॉल्व कर दिया, डी एक्स ओवर डी टी था और डी वी हमने खुद इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम को इन्वॉल्व करना है हमने किसी तरीके से। डी वी ओवर डी टी जो है वो माइनस के ओवर टी था, माइनस के ओवर टी लगा दिया हमने। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास ये निकल आती है। तो इसमें देखें कि हमने डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू इन टर्म ऑफ के और टी और एक्स हमने निकाल दी है, मगर जो रिक्वायरमेंट है वो टी और एक्स के अंदर थी, हमारी के इन टर्म ऑफ के नहीं है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए उसने कुछ हिंट दिया हुआ, टी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्स यानी डी एक्स ओवर डी टी, डिक्रीज माइनस यानी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्स का मतलब डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ये। तो ये तीनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ यूज करें, टी एक्स और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू डी एक्स ओवर डी टी की जगह डी वैल्यू लगा दें और टी की वैल्यू भी लगा दें और एक्स की वैल्यू भी लगा दें, इस सब की जगह मैंने वैल्यू लगा दी और के की वैल्यू जो निकलती है 1/2 निकलती है, ये 1/2 वापस आप इसमें पुट कर दें तो हमारे पास ये डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास ही निकल आती है। ये इसके इक्वल हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी, ये हमने फाइंड आउट कर दी है उसे। चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में ये कहता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टी इन टर्म ऑफ एक्स। तो इसका आंसर हमने टी का आंसर इन टर्म ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखें इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि इसके वेरिएबल हम सेपरेट कर लेते हैं। ये x इस तरफ है, x इस तरफ है, तो इस फैक्टर को हम इस तरफ ले जाते हैं, डी टी, टी इधर है तो डी टी को उधर ले जाते हैं, यानी इस पूरे को उधर ले गए हम, x की वैल्यूज़ को तमाम x एक तरफ हो गए और डी टी को उस तरफ ले गए, तमाम t वेरिएबल एक तरफ हो गए। तो ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रल लेते हैं। और इंटीग्रल x का इंटीग्रल क्या होता है, x²/2, x² का क्या होता है x³/2, एक पावर में इजाफा हो जाता है, वही चीज़ डिवाइड हो जाएगी। और t का डिफरेंशियल क्योंकि 1 होता है, इसका ऊपर मौजूद है तो फिर log लगाकर हम इसको ln t लिख देंगे। और प्लस c यानी कांस्टेंट होता है। अब ये c निकालने के लिए उसने हिंट हमें दिए हुए हैं कि t 1/10 और x 1/2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, जहाँ जहाँ x है 1/2 लगा दें, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1/10 लगा दें। तो इस p के अंदर ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं, इन तमाम की वैल्यूज़ की जगह। तो c की वैल्यू मेरे पास निकल आती है, ये c की वैल्यू, ये दोबारा हम इसमें जाकर c की वैल्यू लगा देते हैं। तो ये पूरी हमारे पास c की वैल्यू, ये पूरी c की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो इसे आप t को एक नेगेटिव है तो उस तरफ ले जाएं, तो तमाम x दूसरी तरफ ले आए, तो ये x इन टर्म ऑफ, बल्कि t इन टर्म ऑफ x वो कहता था लिख दें। तो हमने
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टी इन टर्म ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट कर दिया इसको। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, ये दो लाइंस हमें दी। ये क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये लाइन की इक्वेशन देने का तरीका है, ये एक R1 लाइन कह लें, एक सपोज R2 लाइन कह लें। ये दोनों लाइन दी, इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो एंगल निकालें। तो एंगल निकालने का तरीका ये होता है कि R, ये दो वेक्टर फॉर्म में क्योंकि दी हुई हैं, तो R1 डॉट R2 दोनों वेक्टर का डॉट इज इक्वल होता है R1 मैग्नीट्यूड, R2 मैग्नीट्यूड और कॉस एंगल बिटवीन देम। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू R1 इंटू डॉट R2 ओवर R मैग्नीट्यूड, R1 मैग्नीट्यूड, R2 मैग्नीट्यूड। तो हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो cos इस तरह, cos को दूसरी तरफ ले जाएंगे, cos इनवर्स हो जाएगा। तो देखें इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए होते हैं, लैम्डा के साथ जो वैल्यूज हमें दी होती है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 3, 4, A, ये दिए हुए हैं, ये इसे P कह दें। और यहाँ डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हुए हैं -1, 2, 2, इसे आप Q कह दें। तो एंगल इनके डायरेक्शन रेशियो से ही, ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो से ही एंगल बनता है। तो ये पॉइंट होते हैं जहाँ से ये वाला, ये 1, 1, 2, 1, 1, 2A, ये पॉइंट, और 3, -3, -1, 4, ये पॉइंट, ये दो, इसे आप PQ कोई पॉइंट, हम LM कोई पॉइंट दे देते हैं इसको नाम। ये L और M, ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ से लाइन गुजरती है, मगर डायरेक्शन रेशियोज इसके ये होते हैं। तो आप डायरेक्शन रेशियोज की वजह से एंगल बनता है। तो ये P और Q हमने अज्यूम कर लिया कि इसके जो कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को हमने लिख दिया P और Q फॉर्म में। तो ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का डॉट और डॉट इक्वल होता है। मैंने बताया कि इनके मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा के, हमने इनके मैग्नीट्यूड ले लिया, cos थीटा ले लिया, ये A डॉट B, इनका डॉट लेने का ये तरीका होता है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3i + 4j + a के -1i + 2j + 2 के। तो इनका डॉट लें, i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा j का कोफिशिएंट j के साथ, और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनका सम ऑफ द स्क्वायर करें, तो इसको सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर पे। तो ये क्योंकि a स्क्वायर है 25, ये 9 + 16 25 a स्क्वायर, और ये 1 + 4 4 + 4 9 बन गया, और cos π/4। अब देखें कि वो कह रहा था कि एंगल इनके दरमियान जो है वो π/4 है। अगर एंगल दिया हुआ है तो फिर a फाइंड आउट करेंगे, अगर a की वैल्यू भी दी होती है तो फिर एंगल फाइंड आउट करते हैं। मोस्टली वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए भी कह देता है। तो यहाँ अब एंगल हमने क्योंकि फाइंड आउट करना है उसका, सॉरी, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल दे दिया हुआ है। तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे फॉर a के लिए। जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो a की वैल्यू 35 और a की दो वैल्यूज बनती है। तो ये दो वैल्यूज हमने, वैल्यूज वो कहता था फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। जब वो पॉसिबल वैल्यूज कहता है तो ये चांसेस होते हैं कि एक से ज़्यादा वैल्यूज वो हमसे डिमांड कर रहा है, वो ही निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूज द सब्स्टिट्यूशन 2x = tan थीटा। ये जो क्वेश्चन है इसका इंटीग्रल करना है, मगर सब्स्टिट्यूशन उसने खुद ही दे दी है। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। योर आंसर इन द फॉर्म a + b पाई की फॉर्म में हमने इसका आंसर निकालना है। लेट पुट, ये इसकी क्योंकि सब्स्टिट्यूशन उसने खुद की हुई है, जहाँ जहाँ x है हमने tan थीटा उसकी जगह पुट कर देना है। 2x = tan थीटा। तो इसका dx की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है तो हमें इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले लेते हैं। dx से वो d थीटा हमारे पास सीकेंस के थीटा आता है, tan का डिफरेंशियल। तो dx हमारे पास d थीटा और 2 को उस तरफ ले जाएं तो 1/2 सीकेंस के थीटा d थीटा आता है। तो लिमिट्स उसने हमें दी हुई है, जब 0 होता है, x की वैल्यू जब 0 होगी तो थीटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पुट कर देते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो थीटा tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स से 0 0 होता है। जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो tan इनवर्स आप देखेंगे कि वो 1 बन जाएगा, तो π/4 हो जाएगा, थीटा वैल्यू π/4 होगी।
तो 0 to 1/2 की जगह जब वैल्यू हमारे पास फिर जब सब्स्टिट्यूशन के बाद 0 to π/4 हो जाएगी और डी एक्स की जगह सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा और एक्स की जगह टेन स्क्वायर आ जाएगा 2x की जगह। तो 1 + टेन स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है तो ये सिकेंड स्क्वायर मौजूद है तो स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1/सेकेंड स्क्वायर रह जाएगा। 1/सेकेंड स्क्वायर यानी 1/सेकेंड हो तो रेसिप्रोकेट होकर कोस थीटा बन जाता है, स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर का इंटीग्रल मौजूद अगर इसका बेस का डिफरेंशियल अगर साइन हो तो फिर यानी कि माइनस साइन हो तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि यानी कि अगर अब इसका बेस का डिफरेंशियल नहीं है तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। हाफ एंगल फार्मूला जो इसका अगर आप लगाएंगे तो ये cos 2 थीटा प्लस 1/2 ये इसका हाफ एंगल फार्मूला है। अलग-अलग आप इसको इंटीग्रेट कर लें। cos का इंटीग्रल साइन होता है, एंगल के डिफरेंशियल से डिवाइड हो जाता है, 1 का इंटीग्रल थीटा होता है, लिमिट 0 to π/4 है। तो आप पहले π/4 यहाँ लगाएं फिर 0 लगाएं तो ये 3/2 + 3/4 पाई बन जाती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट था नाइन्थ का बी पार्ट था। इसकी अभी सिंप्लीफिकेशन रहती थी, इसकी सिंप्लीफिकेशन मैं आपको फर्दर और आगे करवा देता हूँ। ये इस यहाँ तक हम आए थे तो इसको t इन टर्म ऑफ हमने x लिखना था तो ये 1/2 हम उस तरफ ले जाएं अगर तो 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और 10 ln 10 यहाँ प्लस हो रहा तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो अब ये देखें कि ln बल्कि आप ऐसा करेंगे ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ln एक कंबाइन ln हम बनाएं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो हमने क्योंकि टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ई का एक्सपोनेंट बनाएंगे तो ई का एक्सपोनेंट दोनों बनाएंगे तो यानी लॉग एंटी लॉग ले लें तो ये उस तरफ जाकर एंटी लॉग हो जाएगा तो 10 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो टी इन टर्म ऑफ ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये सिंपल सी एक सिंप्लीफिकेशन है जो 9th पार्ट के सी की कुछ थोड़ी सी रहती थी वो मैंने यहाँ दोबारा से कर दी है।